Hello everyone, today I would like to teach you about trading procedure on stock exchange. In previous video, we have discussed about meaning, features and importance of stock exchange. Stock exchange मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करता है। अब बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये देखो, अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे क्या है, आपने कोई घर लेना है, ठीक है, घर लेना है या फिर सेल करना है, परचेज करना है या फिर सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो परचेज और सेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। हमने कोई घर लेना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रोकर को, एजेंट को सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम किसको कहें कि हमें ये प्लॉट, ये घर परचेज करना है या फिर सेल करना है। सिमिलरली क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर भी हम सबसे पहले, यानी कि जब एक इन्वेस्टर परचेज करने की या फिर सिक्योरिटीज़ को सेल करने की सोचता है तो सबसे पहले वो रजिस्टर्ड ब्रोकर से कांटेक्ट करता है। क्या करता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर से कांटेक्ट करता है और उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करता है। रजिस्टर्ड ब्रोकर से कांटेक्ट करता है। रजिस्टर्ड ब्रोकर मतलब वो ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, मतलब उसकी मेंबरशिप हो, तो उसके साथ क्या करेगा, एग्रीमेंट के अंदर एंटर करेगा। तब क्या होता है, इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर है मतलब जो परचेज सेल करना चाहता है, वो क्या करता है, साइन करता है एक एग्रीमेंट पर, और उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, साइन करता है किस पर, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट पे, और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। मतलब उस ब्रोकर के पास उस क्लाइंट का, उस इन्वेस्टर का क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। मतलब कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले, कुछ भी सेल करने से पहले, कुछ भी परचेज करने से पहले। आया समझ, क्या बोला, सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, ब्रोकर को सिलेक्ट करता है, वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट करेगा, उसके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर करेगा, उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगा और दो डॉक्यूमेंट साइन करेगा, एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, मतलब उन दोनों में एक एग्रीमेंट हो गया है, और दूसरा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है उसको क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी होती है, जैसे पैन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ट्रेडिंग। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है और 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो पैन, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, दिस इज़ अ मैंडेटरी। उसके बाद वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, एक पैन की, एक DO बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल, उसके अलावा इन केस अगर आप पहले किसी और ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हो, आपने किसी और ब्रोकर से कांटेक्ट कर रखा है, उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो उस ब्रोकर का नेम, ठीक है। और उसके अलावा जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कई बार आप देखते हो ना कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके ऊपर एक नंबर दिया होता है, सीरियल नंबर होता है, तो वो नंबर जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट कोड नंबर, क्या बोला जाता है, क्लाइंट कोड नंबर। ये चीज़ें ध्यान में रखना।
क्या क्या बताया? सबसे पहले रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे ही हम साइट पर जाएंगे, पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेडिंग होती थी ना, वो आउटक्राई के थ्रू होती थी, ऑक्शन के थ्रू होती थी, बोली लगती थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, किसी घर की नीलामी हो रही होती है, वो कहते हैं कि 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, देन जो सेकंड पर्सन होता है वो बोल देता है 1 करोड़ 50 या फिर 2 करोड़, इस तरह से होता है ना। तो वही चीज़ है पड़ी कि पहले स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग भी ऐसे होती थी। पहले ऑक्शन के थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ सेल परचेज की जाती थी, बट क्या होता था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया, स्क्रीन बेस्ड स्टार्ट हो गया। तो उसका हमने प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं इन केस अगर इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है। साइट पे जाओगे, रजिस्टर्ड की जो ब्रोकर्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है, आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप उस ब्रोकर से एक एग्रीमेंट करते हो, एक कॉन्टैक्ट करते हो, जिसे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट बोला जाता है, और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, उस पर साइन करते हो। और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर एक नंबर होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट कोड नंबर। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन सा है, पैन। अब क्या करेगा ब्रोकर, आपके नेम से, मतलब इन्वेस्टर के नेम से क्या करता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। ब्रोकर इन्वेस्टर के नेम से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। पहले क्या होता था, जो शेयर्स डिबेंचर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे। ठीक है, अब जब है पेपर फॉर्म में, मतलब हमने किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को परचेज किया। अब इन्वेस्टर को तो इतनी नॉलेज नहीं है ना, हो सकता है ये जो शेयर्स, क्योंकि शेयर्स डॉक्यूमेंट्स एक पेपर ही होते, एक डॉक्यूमेंट ही होते, ठीक है, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट क्या हो, फेक हो, बट हमें तो नहीं पता ना। अब अगर फेक डॉक्यूमेंट है, वो शेयर्स डिबेंचर्स फेक है, तो लॉस किसको है, इन्वेस्टर्स को, मतलब जो अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है, या कई बार क्या होता है, हम उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रहे हैं और वो रास्ते में गुम हो गए, या फिर वो हमसे गिर गए पानी में, वो स्पॉइल हो गए, वो डैमेज हो गए। तो कुछ लिमिटेशन थी जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, जब शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक प्रोसेस आया, वो था डीमेटेरियलाइजेशन। मतलब इन फिजिकल सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ में। क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ में, उसे हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मतलब सिर्फ क्या है, अकाउंट पे क्लिक करो, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू एंटर करो, आपके सर्टिफिकेट आपको शो हो जाएंगे, आपके शेयर्स आपको शो हो जाएंगे। तो फिजिकल सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है, डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब जो ये डीमेट अकाउंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं। डीमेट अकाउंट को क्या बोला जाता है, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट ओपन कौन करेगा, तो ये जो डीमेट अकाउंट होता है ये डिपॉजिटरीज ओपन करती हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लो आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है। आप कहाँ जाते हो, बैंक में जाते हो।
ठीक है, बैंक क्या करता है, आपका ये अकाउंट ओपन कर देता है। अब क्या है, हमने कहा कि बैंक में हमने ये अपना अकाउंट ओपन किया, क्या बैंक अकाउंट ओपन करता है? बैंक तो क्या है, एक बिल्डिंग है। हमारा अकाउंट कौन ओपन करेगा? जो बैंक के अंदर पर्सन्स बैठे हैं, जो क्लरिकल स्टाफ वहाँ पर बैठा है, जो वहाँ पर लोग अपॉइंटेड है, वो हमारा अकाउंट ओपन करेंगे। इसी तरह जो डिपॉजिटरी, हमारे इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ये क्या है, फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है जो इस टाइम इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है। फर्स्ट और लार्जेस्ट, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1996 के अंदर। सेकंड है सेंट्रल CDSL, ध्यान रखना CSDL मत कर देना, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यहाँ सिक्योरिटीज़ है और यहाँ सर्विसेज है, सर्विसेज लिमिटेड। ये क्या है, सेकंड डिपॉजिटरी है। कौन सी है, सेकंड डिपॉजिटरी, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999। ठीक है, आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के नेम सुन रखे होंगे, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो NSDL है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जो NSE इस्टेब्लिश हुआ था स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में हुआ था, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875, ध्यान रखना 1875, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। तो ये क्या है, इंडिया की डिपॉजिटरीज है। जैसे इंडिया के अंदर बैंक होते हैं, इसी तरह डिपॉजिटरी भी होती है। जैसे अभी बोला कि आपने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आपने करंट अकाउंट ओपन करना है, आप बैंक में जाओगे, बैंक क्या करेगा, आपका अकाउंट ओपन करेगा, जो बैंक के अंदर पर्सन अपॉइंटेड है। इसी तरह ये डिपॉजिटरी तो ओपन नहीं करेंगी ना, जो पर्सन अपॉइंटेड है वही करेंगे। तो उन पर्सन को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर का कौन सा अकाउंट, डीमैट अकाउंट, क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। किस लिए किया जाता है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होता है, जैसे आपने बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन किया, कोई करंट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो क्या होता है, जो बैंक है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे बैंक ने सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा, यानी कि बैंक ने क्या किया, आपका अकाउंट ओपन किया। उसके बाद जो भी आप डिपॉजिट करवाते हो या फिर विड्रॉ करवाते हो, यानी कि बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट को मेंटेन करता है। मतलब आपने डिपॉजिट किए तो अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, विड्रॉ किए तो अमाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। कभी भी पासबुक देखना, आपके घर में पासबुक होएगी, उसके अंदर यही चीज़ होती है। अगर तो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो मनी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो मनी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले बैंक ने आपका अकाउंट ओपन किया, फिर उस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, आप जब डिपॉजिट करवाते हो तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, या फिर जब आप विड्रॉ करते हो तब भी क्या हो जाता है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपने इतना अमाउंट विड्रॉ किया है। तो जो बैंक होता है वो क्या करता है, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सेंड करता रहता है।
कि आपके अकाउंट में कितनी मनी है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। तो ये तो था बैंक का काम। इसी तरह जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने हमारा डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो वो भी हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कि हमारे अकाउंट में, क्योंकि अब जो सिक्योरिटीज़ है ना वो हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, पेपर फॉर्म में तो है नहीं, तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में आएगी। तो हमें इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि कितने आपके अकाउंट से जो है डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटीज़ डेबिट होगी है, कितनी क्रेडिट होगी है। मतलब इन केस अगर हमने परचेज़ की तो ऐड हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, और अगर हम सेल करते हैं तो सिक्योरिटीज़ कम हो जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी। तो हमें इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, हमारे बैलेंस को मेंटेन करेंगे। किसके बैलेंस को? सिक्योरिटीज़ के बैलेंस को। और फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि हमारा अकाउंट ओपन किया जाता है। आया समझ? जो NSDL और CDSL है उनका ईयर, उनकी फुल फॉर्म, ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ? डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। जैसे बताया, अगर आपने कोई घर खरीदना है, आप सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप उस ब्रोकर को बताते हो ना कि मुझे जो घर चाहिए इतने मरले का चाहिए, 5 मरले का चाहिए, 10 मरले का चाहिए, इस एरिया में चाहिए, और इतने तक का चाहिए, 50 लाख तक का चाहिए, 70 लाख तक का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए, 2 करोड़ तक का चाहिए, ये चीज़ बोलते हो ना। सबसे पहले आप ब्रोकर के पास जाते हो कि हमें घर देखना है, हमें घर चाहिए। वो आपसे पूछेगा किस तरह का चाहिए। अब ये तो नहीं है ना हमने उसको कह दिया घर चाहिए, हो सकता है हमारा बजट तो 25 लाख का और वो हमें दिखाए 2 करोड़ का, क्या हम परचेज़ करेंगे? नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं ब्रोकर को कि हमें घर चाहिए, इस एरिया में चाहिए, इतने मरले का चाहिए, इतने प्राइस तक का चाहिए। सिमिलरली जो इन्वेस्टर होता है ना, वो भी क्या करता है, ब्रोकर को बोलता है कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने प्राइस तक चाहिए, मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने प्राइस तक चाहिए। क्योंकि जब इन्वेस्टर ब्रोकर को बताएगा, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ है, ब्रोकर को क्या पता आपने कौन सी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, क्योंकि ब्रोकर तो सब कंपनीज के शेयर्स डिवेंचर्स की क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। तो वो बताएगा इन्वेस्टर ब्रोकर को कि उसको शेयर्स चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, कितने शेयर्स लेने हैं और किस प्राइस तक का लेने हैं। अब ये जो ऑर्डर दिया जाएगा वो पर्सनली भी जाकर दिया जा सकता है, वो टेलीफोन पर भी दिया जा सकता है, और वो ईमेल के थ्रू भी दिया जा सकता है। ठीक है। अगर परचेज करनी है, किस कंपनी की परचेज करनी है, कितने शेयर्स, कितनी सिक्योरिटी परचेज करनी है और किस प्राइस तक की करनी है। सेल करनी है तो मेरे पास कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, कितने शेयर्स मेरे को सेल करने हैं और किस प्राइस तक सेल करने हैं, क्योंकि वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो किस चीज़ का कितना प्राइस मांगता है। ठीक है। अब जिस टाइम पर ऑर्डर प्लेस किया जाता है उस टाइम पर ब्रोकर हमें एक स्लिप देगा, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। अब क्या करेगा ब्रोकर, उस अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जिस कंपनी के वो शेयर्स चाहता है, जिस प्राइस पर चाहता है, वो देखता है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे ब्रोकर यहाँ पे क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, ढूंढेगा उस एरिया में। मान लो मैंने बोला कि मुझे 5 मरले का घर चाहिए, ठीक है, और लाइक मॉडल टाउन में चाहिए और 30 लाख तक का चाहिए, ये मेरी डिमांड। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, मॉडल टाउन में ढूंढेगा, 5 मरले का घर ढूंढेगा और 30 लाख तक का ढूंढेगा। तो एक कस्टमर की, एक इन्वेस्टर की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्रोकर क्या है, काम करेगा। तो यहाँ पे ब्रोकर हमें क्या देगा, इन्वेस्टर को क्या देगा, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। उसके बाद आता है 4th पॉइंट हमारा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर।
क्या करेगा ब्रोकर, अब काम किसका है, ब्रोकर का, क्योंकि ये सारा सिस्टम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अब ब्रोकर क्या करेगा, इन्वेस्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करेगा, चाहे तो वो परचेज करने की है चाहे सेल करने की है। वो क्या करेगा, उसके पास एक कंप्यूटर है और एक जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन है पड़ा, वो क्या करेगा, कंप्यूटर में एंट्री करेगा कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए इस प्राइस तक, ठीक है। अब वो जो ऑर्डर है वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और जैसे ही उस प्राइस तक का मैच हो जाएगा तो उसकी स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है कि ऑर्डर मैच्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, ऑर्डर मैच हो गया, ऑर्डर मैच हो जाता है तो जो ब्रोकर होता है वो क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है। क्या बनाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या मेंशन होता है, मतलब वो एक नोटिस होता है किसको, इन्वेस्टर को, जिसमें ये लिखा होता है कि मैंने आपके इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने प्राइस तक परचेज कर लिए। कि जैसे क्या है, इन्वेस्टर ने बोला कि मुझे XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स चाहिए और प्राइस मुझे 20 रुपीज़ तक चाहिए, मतलब अगर 20 रुपये तक का मिलता है ना तो मैं ले लूँगा। जब उसने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रोकर ने उसको एग्जीक्यूट किया, जो भी था साइट पर डाल दिया, ऑर्डर मैच हुआ, वो हुआ XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स 18 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिल गए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये लिखा जाएगा कि मैंने आपके XYZ कंपनी के शेयर्स 1000 शेयर्स 18 रुपीज़ के अकॉर्डिंग परचेज कर लिए हैं, ठीक है। उसके साथ वो अपने चार्जेस भी, क्योंकि ब्रोकर फ्री में काम थोड़ी करेगा, वो कुछ ना कुछ चार्जेस भी लेगा, तो क्या करेगा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन चार्जेस के बारे में भी मेंशन होगी कि मेरे चार्जेस इतने हैं, ठीक है। और ये नोट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, इस पर ब्रोकर साइन करेगा और इन्वेस्टर इसको अपने पास रखेगा एज ए प्रूफ कि मैंने ट्रांजैक्शन की है, मैंने सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल की है। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम होता है ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप भी दी जाएगी। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप प्लेसिंग एन ऑर्डर में दी जाती है और ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कहाँ दी जाती है, एग्जीक्यूट द ऑर्डर में। लास्ट पॉइंट इज सेटलमेंट। अब ऑर्डर तो क्या हो गया, कंफर्म हो गया, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये क्या है, फाइनल स्टेज है किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगी। इट मीन्स अगर आपने परचेज़ किया और अगर आपने सेल की है तो सिक्योरिटी जो है डीमेट अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, ठीक। अब जो सेटलमेंट होती है वो कैसे होती है, T+2, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। T+2 का मतलब क्या है, T जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, लाइक मंडे को ट्रांजैक्शन हुई। T+1 जिस दिन इंफॉर्मेशन सेंड की गई कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो गई है, फाइनलाइज हो गई है, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर किया जाता है। T+1 मतलब ट्यूसडे। उसके बाद आता है T+2 मतलब डिलीवरी एंड पेमेंट, कि शेयर्स की डिलीवरी हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट हो जाएगी, मतलब आपने पेमेंट कर दी है, दैट इज वेडनेसडे, ओके। अब क्या है, 2 वर्ड्स हैं और एक चीज़ और कि जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन की जाती हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है 9:15 to 3:30 होता है, मंडे टू फ्राइडे। एक होता है पे इन डे
एक होता है पे आउट डे। मान लो आपने शेयर्स परचेज करने हैं, आपने कोई घर परचेज करना है, सबसे पहले आप पेमेंट करोगे ना। तो पे इन डे क्या होता है, जब इन्वेस्टर पेमेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो डे कौन सा हो जाएगा, पे इन डे। अब क्या है, आपने पेमेंट कर दी, पे आउट डे आपको सिक्योरिटीज मिलेगी जब स्टॉक एक्सचेंज आपको डिलीवरी देगा सिक्योरिटीज की, वो डे कौन सा बन जाता है, पे आउट डे। पे इन डे क्या होता है, जब आप पेमेंट करोगे, जब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर या फिर इन्वेस्टर, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पे करेगा, वो होता है पे इन डे। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, शेयर्स देगा, यानी कि जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को देता है तो वो क्या बन जाता है, पे आउट डे। आया समझ, मतलब सबसे पहले इन्वेस्टर या ब्रोकर देगा, अगर तो परचेज करने हैं तो पेमेंट करेगा, अगर सेल करने हैं तो शेयर्स देगा। तो वो दोनों चीज़ें, चाहे तो पेमेंट करे चाहे शेयर्स करे, कर कौन रहा है, ब्रोकर या इन्वेस्टर, तो वो कौन सा डे बन जाता है, पे इन डे बन जाता है। ठीक है। और जब स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर करेगा शेयर्स को या फिर पेमेंट करेगा, इनकेस अगर हम सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज पे करता है तो वो हो जाता है पे आउट डे। जब ब्रोकर पे करेगा स्टॉक एक्सचेंज को तो पे इन डे, जब स्टॉक एक्सचेंज पे करेगा या फिर शेयर्स की डिलीवरी करेगा तो वो क्या बन जाता है, पे आउट डे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रोसीजर डिस्कस किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।